नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है वो उपस्थित हो चुके हैं। अभी यादव, राधे राधे बच्चे, नीतू राधे राधे। तो चलिए, आई होप सो कि मेरी वॉइस सही आ रही होगी। हाँ, आज तो इससे पढ़ाना है तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। चलिए, तो आई थिंक सो कि अब जो है वो आवाज सही आ रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि आज रीट के भी हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। कुछ यूनिक प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, और आई थिंक सो कि हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटी कर रहा था क्लास शुरू करूं, मैंने कहा कि यार बच्चों की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि गुरुजी आप 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले आ जाते हैं और हम लोग इंतजार करते रहते हैं 7 बजे का। तो फिर मैं बैठा रहा, है ना। मतलब मैंने कहा कि चलो 7 बज के 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुए हैं, मैंने ये आने दो बच्चों को। फिर मैंने 3 मिनट हुए हैं, फिर मैंने कहा कि भैया अब तो शायद आ जाएंगे, 7 बज के 3 मिनट हो चुके हैं। तो फिर मैंने कहा अब शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक सो कि ऐसे विद्यार्थी जो कहते हैं कि गुरुजी आप 2-4 मिनट पहले ही आ जाते हो, 2-4 मिनट बाद आने पर उनका उनका कितना फायदा हुआ मैं देखना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं, इंतजार ही करना पड़ता है। राधे राधे बच्चे। नोटिफिकेशन आई होप सो क्या पहुंच गया होगा। अभी भी नहीं पहुंचा होगा, उसका कारण है। पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। राधे राधे बच्चे। हाँ, तो बारिश और तूफान सीकर में आते हुए, झमाझम बारिश और तूफान के बीच में क्लासेस हुई 5 बजे वाली एसएससी जीडी की। और अब आपकी जो क्लास है वो रीट की है। रीट राजस्थान में एक टीचिंग एग्जाम्स है। इसके अलावा ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। बड़ा कोई एग्जाम दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर लेवल का, सेकंड ग्रेड लेवल का, टीचिंग एग्जाम्स कोई दे रहे हो, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का जो संग्रह वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, श्रेया राधे राधे बच्चे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के आज की क्लास को पूर्ण करते हैं, आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है कि सविभक्ति आधार पर किस शब्द का वचन शुद्ध है। अगर आपसे कहा जाए कि विभक्ति के आधार पर इसमें से ऐसा कौन सा वचन है जिसमें विभक्ति के साथ आ सकता है, तो वो कौन सा वचन है। तो ध्यान रखना, विभक्ति के साथ नदियां शब्द नहीं आएगा, नदियां बहुवचन है। लड़के भी नहीं आएगा क्योंकि लड़के भी बहुवचन है। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा विकल्प आपको जो है वो क्या मिलेगा, स्त्रियां भी नहीं आएगा। एकमात्र विकल्प ऐसा यहाँ पर आपको मिलेगा प्राणियों। ठीक है, प्राणियों शब्द ऐसा है कि ये विभक्ति सहित ही आएगा। जैसे मान के चलो मैंने आगे वर्ड बढ़ाया तो मैं क्या लिखूंगा, प्राणियों में। क्या लिखूंगा मैं, प्राणियों में। या मैं लिखाऊंगा प्राणियों को जीने दो, या प्राणियों को मत मारो, है ना। या प्राणियों प्राणियों का ध्यान रखो, या प्राणियों की गिनती करो, प्राणियों की गिनती करो। तो आप देख सकते हो सभी के साथ विभक्ति रूप आएंगे तभी ये यूं आएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सविभक्तिक आधार पर इसको सुना गया है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए, आई थिंक सो। एक और प्रश्न है, वाक्य के अंग नहीं होते। बताओ जरा, वाक्य के इनमें से कौन से जो है वो वाक्य के अंग नहीं माने जाते। वाक्य के अंग में क्रिया विशेषण आता है, बिल्कुल आता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को जोड़ा जाता है, कर्ता को भी जोड़ा जाता है और सर्वनाम को भी जोड़ा जाता है। लेकिन वाक्य के अंगों में हम निपात को नहीं रखते। हालांकि वाक्य में कभी कभार आते हैं, लेकिन निपात को हम वाक्य के अंगों में मूल रूप से नहीं मानते हैं, मूल रूप से नहीं जानते। इसलिए इसमें विकल्प जो होगा वो निपात होगा, यानी ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, अभी क्या है, दूसरा भी हो सकता है। तो यहां पर दूसरा तो चलो सबका सही है। तो तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है। मतलब कोई भी चीज जब एक अवस्था से, मतलब कोई भी चीज अगर यहाँ है और वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण, क्रमण, परिवर्जन या परिभ्रमण। तो परिभ्रमण का मतलब तो रिवॉल्यूशन होता है, चक्कर काटना होता है, ये तो नहीं होगा। परिवर्जन नहीं होगा और क्रमण भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है बच्चे, संक्रमण कहलाता है। इसीलिए तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प डी होगा। नींद आने वाली है मुझे, हाँ सॉरी। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं एक बार। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निपात का समायोजन होता है। निपात का समायोजन का मतलब है कि निपात इनमें से
किस में आता है? तो उन्नार्थक में या क्रियाओं में, वाच्य में या विस्मय बोधक में? तो इसमें से किस में निपात जुड़ा हुआ है, किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, निपात जो है वो किसका भेद है? वाच्य का भेद है। क्रिया के अंतर्गत जोड़ते हैं हम इसको, उन्नार्थक में नहीं। निपात को हम विस्मय बोधक में जोड़ते हैं, ध्यान रखना, है ना। किस में जोड़ते हैं? विस्मय बोधक में जोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो निपात जो है वो विस्मय बोधक में आता है, ये अव्यय की भांति होते हैं, बिल्कुल, है ना। अगला प्रश्न देख ले एक बार। रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है बेपासा, निशीथ, काल रात्रि या त्र त्रयगत। त्रयगत लिखा हुआ है, त्रयगत इस प्रकार से लिखा हुआ है। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिएगा। चले, नीतू का आंसर आ चुका है और नीतू राठौर का भी आ चुका है। इन दोनों के तो आंसर आ चुके हैं और विद्यार्थियों के आंसर आना बाकी है। श्रेया का आंसर बी आया है, ठीक है। हाँ, मोस्टली काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, मध्य रात्रि को या आधी रात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। अच्छा, और शाम के समय को क्या कहते हैं? जो शाम का समय होता है उसके लिए मित्र क्या शब्द आएगा? तो ध्यान रखना, उसे बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं मित्र? गोधूली बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आ जाए दोपहर का समय लिखा हो दोपहर का समय, तो याद रखना दोपहर के समय को क्या बोलेंगे? या लिखा हो दोपहर के पहले का समय, अगर ये लिखा हो तब क्या करोगे? या लिखा हो दोपहर के बाद का समय, बाद का समय, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो ध्यान रखना दोस्त, इसको बोलते हैं मध्याह्न। तो यहां पर इसको मध्याह्न बोलते हैं। यहां पर जो पहले है वो पूर्वाह्न है और जो बाद का समय होता है उसको बोलते हैं अपराह्न, ठीक है। तो इनको भी याद रख लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नारायण शब्द में प्रत्यय प्रयोगित होता है, प्रयोजित का मतलब प्रयोग होता है, अपने मानते हैं। तो नारायण में प्रत्यय कौन सा है? तो मूलतः शब्द होता है नाराधन अयन से शब्द बनता है नारायण। तो इसमें अर लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो अयन लगा हुआ है, विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव कर दीजिएगा, याद रखना। और मूलतः इसमें याद रखना दो प्रकार से संधि होती है, एक तो इसमें दीर्घ संधि मानी जाती है और व्यंजनों में भी इसमें ना संबंधी नियम का प्रयोग होता है, जिसके कारण जो ना है वो णा में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ आ बड़ा और छोटा आ मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर बड़ा आ हो जाता है, जिसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो ध्यान रखना, एमा है, इत है, ईमा है और ऐत है। जैसे लठैत, लठ से लठैत, जैसे डकैत, डकैत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो लालिमा लिखा हुआ है, लाल में इमा लगा हुआ है, लालिमा लिखा हुआ है और ये वाला ईमा नहीं होता है ना। और इत भी होता है, जैसे, है ना, जैसे इत लगाते किसमें? हाँ, ईमा, बड़ा ईमा नहीं होता, इसको हटा के इसी को लगा देते हैं। इत जैसे मान के चलो घृणित हो गया, इत प्रत्यय लगा हुआ है ना। कलंकित हो गया, है ना, शापित हो गया। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो इसमें आते हैं, ठीक। चलो, आठवां प्रश्न देखते हैं, कौन सा कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? दोस्तों, कृदंत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, उनको कहते हैं। तो ऐसा शब्द देखो जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ा हो। गौरव शब्द गुरु से जुड़ा है, ये नहीं होगा, वेद में होगा नहीं। लाल शब्द नल से जुड़ा है, लाल, और निहार शब्द जुड़ा है निहारना से। तो निहार क्रिया होती है, तो यहाँ पर जो है वो अगर कृदंत प्रत्यय उदाहरण बनेगा तो निहारना, देखना, मतलब निहारना तो देखना हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा मुझे। गौरव नहीं है, वेद नहीं है, है ना। चलो,
तदितांत प्रत्यय किसमें प्रयोग नहीं किया गया है या किसमें प्रयोग नहीं होता है? तदित प्रत्यय कोई तदितांत बोलते हैं, सर्वनाम में प्रयोग होता है, संज्ञा में इसका प्रयोग होता है, विशेषण में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो क्रिया में नहीं होता। इसका प्रयोग दोस्तों किसमें नहीं होता? क्रिया में नहीं होता, बाकी जगह तो इसका प्रयोग होता है। आपसे प्रश्न पूछेंगे तदिदांत क्रिया या तदितांत प्रत्यय या तदित प्रत्यय जो है वो किसमें प्रयोग नहीं होते? सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। तो याद रखना, जिन प्रत्ययों का प्रयोग सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण में होगा उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया में जिसका प्रयोग होगा उसको क्या बोलेंगे? कृदंत प्रत्यय। तो यहां पर जो विकल्प है वो बिल्कुल सही लगाया आप सभी ने, तो यह आंसर भी आपका एकदम सही हो गया। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और दिया है, आपको बताना है अशुद्ध शब्द यानी वर्तनी, फटाफट से बतानी है, तो कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर बता दो बच्चे। एक बार जो है कमेंट करके इसका आंसर बता दो। मोटा का विशेषण है तो मोटा शब्द विशेषण हो गया, विशेषण में लग रहा है तदित प्रत्यय लगा है। उच्छृंखल कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। उच्छिष्ट भी ऐसे लिखते हैं, उच्छिष्ट, और ज्ञानोदय भी ऐसे लिखते हैं। ये तो तीनों सही है, तो इसका मतलब है गलती कहां है? गलती है दोस्तों ऑप्शन ई में। क्यों? मैं बताता हूं। एक्चुअल में शब्द तिल धन अंजलि तो होता है, तो अंजलि के लिए तिलांजलि शब्द में ध्यान रखना ला पर छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे गीतांजलि अगर कभी लिखा देखा हो तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। गीतांजलि अगर लिखा देखा होगा तो समझ में आ सकता है कि तिलांजलि कैसे लिखा जाता है। वेरी गुड, तो आंसर पकड़ में आ गया हो तो 11वां प्रश्न देख लो एक बार। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। एक्चुअल में ये शब्द बने कैसे हैं? जैसे नमः धन ते, राजस्थान भी राजा धन थान, राजा का जो थान था, और राधन केवल राधन ट्र। यहां आप अगर देख सकते हो तो विसर्ग के स्थान पर यहां षटकोण वाला सा आ गया, इस पे स्थान पर था है तो दंत सा आ गया, और यहां पर भी था है तो दंत सा आ गया। इसीलिए नमस्ते राजस्थान, और राष्ट्र देख लीजिएगा, राधन ट्र से राष्ट्र है, राजह धन थान से राजस्थान, नमः धन ते से नमस्ते, और यहां पर अनुच्छेद शब्द जो है उसमें केवल ये शब्द आएगा अनुधन छेद, जहां पर चागम संधि होती है, और चागम संधि जो है दोस्तों वो व्यंजन संधि में मानी जाती है मित्र, इसलिए इसमें व्यंजन संधि गिनी जाएगी, ध्यान रखना। तो यहां पर आप जो विकल्प चुनेंगे वो होगा ऑप्शन डी। ये था प्रश्न 11वां प्रश्न, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया। चले हम चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं कि 12वां प्रश्न किसके पल्ले पड़ता है। तो ये रहा दोस्त 12वां प्रश्न। प्रकंपित वर्ण बताना है कौन सा होता है। हिंदी वर्णमाला का ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे हम प्रकंपित ध्वनि कहते हैं, जिसे हम लुंठित ध्वनि कहते हैं, जिसे हम रेफ ध्वनि कहते हैं, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, मूर्धन्य ध्वनि भी होती है। तो ध्यान रखना, प्रकंपित ध्वनि की बात आएगी तो प्रकंपित ध्वनियों में एक ही ध्वनि ऐसी है, विकल्प डी आंसर लगाना, इसे हम लुंठित ध्वनि भी कहते हैं, इसे हम रेफ भी कहते हैं, और इसे ही हम प्रकंपित भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका उच्चारण जो है वो मूर्धन्य यानी मूर्धा से होता है, तो यह भी ध्यान रखना, विकल्प डी। हिंदी भाषा में रा का प्रयोग 4 प्रकार से देखने को मिलता है, इसका प्रयोग 4 प्रकार से देखने को मिलता है। कहीं कहीं किताबों में 3 प्रकार लिखे हैं, लेकिन इसका 4 प्रकार से प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कर्म में रा कहां लगा है, क्रम में रा कहां लगा है, कर्म क्रम, ड्रम में रा कहां लगा है, और रथ में रा कहां लगा है। ये 4 प्रकार है। रा ऊपर लगा है, रा इस प्रकार से लगा है, यहां रा इस प्रकार से आया है,
ठीक है, और यहाँ रा इस प्रकार से आया। इसके 4 वर्जन देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि वो इन दोनों को एक सा मान लेते हैं, और कभी कभी किसी किसी किताबों में 3 प्रकार के रा का यूज माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न रेफ पदेन और सामान्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, और वर्तमान में जो राजभाषा है उनकी संख्या कितनी है? तो राजभाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? 22 है। 22 में नेपाली है, मैथिली है और बोडो भी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो विकल्प डी का चयन करेंगे दोस्तों, विकल्प डी का चयन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, संकर शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? संकर शब्द का मतलब होता है अलग अलग भाषाओं से बना शब्द, अलग अलग भाषाओं से बना शब्द। जैसे एक भाषा अंग्रेजी हो और एक भाषा हिंदी हो, और इनसे निर्माण हुआ हो, अंग्रेजी से तो गया टिकट और हिंदी से गया घर, और शब्द बन गया टिकट घर। रेलगाड़ी, गाड़ी हिंदी का, रेल अंग्रेजी का, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, राज हिंदी का, महल भी हिंदी का। राजकीय शब्द संकर शब्द नहीं, राजमहल। राजकीय शब्द में तो भाषा एक ही है, याद रखना, ये एक ही शब्द है राजमहल, ध्यान रखना। ठीक है, राज और महल, राज्य की तो विशेषण हो गया है ना, दोनों ही शब्द हैं, उसमें से यही राजमहल वाला देख लेना। लेकिन महल किसको बोलते हैं ये भी ध्यान देखना पड़ेगा, महल किस भाषा का शब्द है ना, क्योंकि राजकीय शब्द फिर संकर शब्द ये नहीं होगा, बाकी के तो सब जुड़े ही हैं। एक बार महल को और देख लेना, क्योंकि राजकीय में तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि राज्य, राज्य और इसमें ये प्रत्यय लगा है, तो राज्य का जो शब्द होता है उसमें राजकीय लिखा हुआ है, तो राज्य धन की ये प्रत्यय है ना। एक बार देख लेना, क्योंकि महल का एक बार शब्द बता सकते हो, क्योंकि महल जो है मुझे लगता है प्रसाद, प्रसाद को महल बोलते हैं, तो राज्य की सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि महल शब्द मुझे लग रहा है हिंदी भाषा का नहीं है। अच्छा, राज शब्द तो हिंदी भाषा का है, एक बार महल देख लेना, मे भी शायद हो सकता है कि उर्दू भाषा का शब्द हो ये, एप्रोक्स मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसकी तरफ से डी जाना चाहता हूं, एक बार और देख लेंगे इस प्रश्न को। संकर शब्द इसमें से कौन सा है? तो दूध और बेशरम तो होंगे नहीं, आसमान हिंदी का ही, उर्दू का ही शब्द है। रेलगाड़ी शब्द जो है वो जरूर यहाँ साफ साफ दिख रहा है, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, तो इसलिए यहाँ, अच्छा महल अरबी का शब्द है, हाँ इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, सही पकड़े हैं अपन। बाजिया किंग, राधे राधे बच्चे। अच्छा, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, इनमें से ऐसा कोई है जो राजस्थान का हो, जिसने सीटी दिया हो, जिसने सीटी दिया हो 10+2 वाला, ऐसा कोई बच्चा है आप में से? शायद किसी ने दिया हो, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो राजस्थान का होगा वही देगा। अगला लिखा है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? पुरोहित शब्द जो बनता है वो बनता है पुरह धन हित से, ठीक है। वयोवृद्ध बनता है वय धन वृद्ध से, और तन्मय बनता है तत् धन मय से, और तटस्थ बनता है तटह धन था से। तो इनसे बना हुआ शब्द है, तो ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये भी है। तत्धनमय शब्द जो है, बिल्कुल ये शब्द जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण जरूर देखने को मिलता है। तो यहां पर हम
विकल्प सी का चयन करेंगे, व्यंजन संधि। आइए एक और प्रश्न, 16वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न है, 16वां तो हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द है, विकारी क्या होते हैं, तो ध्यान रखना विकारी का मतलब होते हैं जिन शब्दों में बदलाव हो जाए, यानी कोई संज्ञा शब्द होगा वो विकारी हो सकता है, कोई क्रिया शब्द हो उसको विकारी कह सकते हो, कोई सर्वनाम शब्द हो उसको विकारी कह सकते हो, कोई विशेषण शब्द हो उसको विकारी कह सकते हो। आइए देख लेते हैं। विकारी अकारांत विशेषण, क्रिया विशेषण तो बिल्कुल नहीं होंगे, समुच्चय बोधक भी नहीं होंगे, विकारी हैं तो विशेषण आ जाएगा। अब यहां ये अकारांत विशेषण क्या लिख रखा है, अकारांत विशेषण ऐसे विशेषण जिनका अंत होते ही नहीं है, अकारांत विशेषण कोई भी क्रिया लिख दिया है। चलो तो विशेषण शब्द लगाना है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है, तो यहां पर हम विकल्प ऑप्शन डी चुनेंगे। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया हो रही है अथवा हो चुकी है वह वाक्य क्या कहलाएगा, विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक। ध्यान से समझना, जिस वाक्य में क्रिया हो रही है अथवा हो चुकी है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दो, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, जो भी नवीन हमारे विद्यार्थी हैं। अच्छा वॉइस वगैरह सब क्लियर आती है क्या, अच्छे से आ रही है, ठीक है। मौसम ऐसा हो रहा है ना इस समय बहुत हैवी तरीके से। तो चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्लियर है, ओके। तो ध्यान रखना, अरे यार नीतू, क्रिया क्रिया हो रही है अथवा हो चुकी है, मतलब संदेह तो तब होता है ना जब पता ही ना हो हुई कि नहीं हुई, या तो हो रही है अथवा हो चुकी है, दो ही काम बोला है। और जब ऐसे काम हो जिसमें या तो क्रिया हो रही हो अथवा हो चुकी हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखो प्रश्न ऐसे फंसाता है आप लोगों को, प्रश्न ऐसे फंसाता है आप लोगों को, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप कैसे टूटते हो प्रश्न में, ध्यान रखना। अगर जब तक संदेह तो तब लगाते जिस वाक्य में क्रिया के होने का संदेह बना रहता है वहां पर संदेहवाचक क्रिया होती है, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया शर्त के आधार पर होगी वहां संकेतवाचक वाक्य होगा, जिस वाक्य में क्रिया की इच्छा या भावना का प्रतीत होगा वो इच्छावाचक वाक्य होगा, और जिसमें क्रिया केवल हो रही या हो चुकी होगी उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। सर बहुत तेज बारिश और ओले आ रहे हैं तूफान के साथ। भैया कहाँ से हो प्रिंस, ये काम तो मेरे राजस्थान में हुआ है, अभी भी निपटा है। सीकर में तेज तेज आंधी, इतनी जबरदस्त आंधी थी कि मैं 5 बजे वाली क्लास ले रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र देवता बिल्कुल मेरी क्लास के ऊपर ही खड़े हों, और मैं डिस्टर्बेंस हो रहा था। बच्चे लाइव देख भी रहे होंगे कि गुरुजी कैसे भड़बड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन सच बताऊं हकीकत ये थी कि बहुत तेज आंधी थी, इतनी तेज धूल भरी आंधी थी कि हमारी दीवार का जो शीशा था ना, कांच की जैसे खिड़की होती है ना, वो तक ब्रेक हो गया, उसमें कोई हवा से कोई तेज चीज आके लगी और उसको तक ब्रेक कर गई। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की आंधी थी। नहीं तो आज सर में मेरा राधे राधे एक्सेप्ट नहीं किया। आरजू मीना, राधे राधे बच्चे, बिल्कुल अब मैं देख नहीं पाया, हो सकता है निकल गया हो, आप आंसर देने लगे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी जो मेरे बहुत प्रिय मेरे अजीज हो, आप सभी लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हो। बड़ों का आदर करो वाक्य अर्थ के आधार पर आपको बताना है कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक। बहुत सोच समझ कर जवाब देना है ना, क्योंकि ध्यान से पढ़ना पहले तो कि लिखा क्या है, उस आधार पर हम इसका आंसर लिखेंगे। प्रिंस मुझे इतना नहीं पता कहां से है, मुझे इतना पता है कि तेरा नाम प्रिंस है, बस इसके आगे का तू बता मुझे अपने हिसाब से कि कहाँ का है। तो जब बड़ों का आदर करो इसका मतलब है कोई ना कोई आपसे कह रहा है करो, उठाकर लाओ, जाओ, इस प्रकार की जब ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के जब है ना आपसे कहा जाता है कि ऐसा करो, तो याद रखना ये क्या है, आज्ञा होती है। तो राजस्थान से है, हाँ तो भाई ये तो यहाँ पे भी हो रहा है प्रिंस, यही घटना हमारे यहाँ हो रही है। तो सीकर से तो नहीं हो, सीकर से कोई है क्या आप में से, सीकर से कोई नहीं है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हाँ ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा। पीताम्बर शब्द में समास पूछ लिया है। पीताम्बर का मतलब होता है पीत है वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के लिए ये शब्द जो है वो
पेटेंट है ये, मान के चलिए। तो इसमें मोस्टली जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आता है। तो विकल्प हम ऑप्शन डी का चुन लेंगे, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जयपुर में भी ऐसा हो रहा है, बारिश और तेज ओले, ओके। निम्नांकित शब्दों में अर्यादोष युक्त है। अर्यादोष शब्द समझिए इस चीज को, शब्द अब्द वर्ष को बोलते हैं, या कृति रचना को, परीक्षा कीचड़ को, और परीक्षा जांच को। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो अर्थ दोष है, अर्थ दोष लिखना चाहिए, वो आर्या दोष लिख दिया, वो बात अलग है। तो बताओ फटाफट से इसमें कि कौन सा गलत है। परीक्षा माने कीचड़ होता है बॉस, बिल्कुल सही जवाब है। जांच माने अब्द माने वर्ष होता है। कृति शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको थोड़ा सा देखो, ऐसे लिखा जाता है कृति, इसमें कृत्य लिखा है, कृत्य नहीं होता। यहां पर बहुत बारीकी से आपको पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसे ही धूल में बातें नहीं होती हैं, बहुत होशियारी से पकड़ना पड़ेगा। कृति, कृति होता है ऐसा वाला, उसको बोलते हैं। कृति नहीं होता, दो ता का प्रयोग नहीं होता, इस चीज को, छोटी चीज है। अब्द माने बादल होता है और अब्द माने वर्ष भी होता है। अब्द माने, अब्द माने बादल भी होता है और अब्द माने वर्ष भी होता है ना। जो शताब्दी अगर शब्द सुना हो कभी, शताब्दी अगर शब्द सुना हो तो सत धन, शत धन अब्दी शब्द होता है, और इस शत धन अब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, है ना, शत धन अब्दी होता है शब्द। शताब्दी सुना है कभी, शताब्दी, तो वो अब्द वर्ष को भी बोलते हैं, अनेक अर्थियों में आते हैं, ध्यान रखना। साहित्य, साहित्य इतिहास शब्द में संधि बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पर मूलतः सबसे पहले शब्द लिखता हूं साहित्य, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं इतिहास लिखने की, तो अगर ऐसे लिखने पर देखूंगा तो यहाँ या में जो छुपा हुआ है वो छोटा आ है, और इधर जो स्वर दिख रहा है वो ई है। आ और ई के मेल से बनता है ए, ए, ठीक है, जो कि गुण स्वर होता है, जो कि गुण स्वर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर इस पर एक ही मात्रा लगा देंगे, जो कि हमने लगा रखी है ये वाली। तो इसका मतलब है कि ये जो संधि होगी वो होगी गुण स्वर संधि। विकल्प डी का चयन आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने सही कर लिया। सर जी आप कहाँ से हो? बेटा मैं वैसे तो ग्वालियर से हूँ, बाकी का ये जो क्लास चल रही है ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर शायद नहीं सुना होगा, तो ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश की भूमि, ऋषि गालव की तपोभूमि से। नाम तो सब जानते होंगे, इतना ही जानते हो, लेकिन इतना ही नाम, इसके आगे का नाम पढ़ना मुश्किल है तुम्हारे लिए, इस शब्द को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही नाम पहचान है, इस नाम से आप जो है, हाँ, इस नाम को याद रख लेना बस। अगर ये नाम तुम्हें याद है तो मैं तुम्हें कहीं भी मिल जाऊँ, भूपेंद्र सर हिंदी डाल देना, आपको मैं मिल जाऊंगा। मेरा इस नाम से सब कुछ मिल जाएगा, और इस नाम में जो, हाँ, संधि है वो भी गुण स्वर संधि है। यानी अगर इस नाम को मैं तोड़ दूंगा तो ध्यान रखना, भूप धन इंद्र होता है, और यहाँ पर भी गुण स्वर संधि है, जिसे हम सम्राट के रूप में देखते हैं। आइए एक और प्रश्न, कष्टापन्न शब्द में समास पूछा है आपसे, तो समास बताना है आप लोगों को, ठीक है बच्चे। कष्टापन्न में समास बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कष्टापन्न में समास कौन सा होगा। कष्टापन्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए, जो कष्ट से आपन्न है, क्या है, जो कष्ट से दुखी है। आपन का मतलब जो कष्ट से दुखी है। तो यहां पर बीच में देखो विग्रह क्या आया, से किसमें आती विभक्ति, कर्ण कारक की विभक्ति होती है से, तो यहां पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प बी लगाएंगे। हाँ, कष्टापन्न यानी कष्ट से दुखी या कष्ट से आपन्न, उत्पन्न। हाँ, अगला प्रश्न, शब्द के अंतर्निहित व्यापार को क्या कहा जाता है, संधि, क्रिया, लिंग या शब्द शक्ति। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, से करण, ठीक है। शब्द के अंतर्निहित व्यापार को कहा जाता है संधि, क्रिया, लिंग नहीं, शब्द के अंतर्निहित व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है, ध्यान रखना। तो विकल्प डी लगा देना। प्रश्न ऐसे वैसे नहीं है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। आपको प्रश्नों का लेवल तो देखना पड़ेगा भाई, सिस्टम है सिस्टम।
24वें के बाद 25वां प्रश्न देख लीजिएगा, देशाटन शब्द में समास कौन सा है, तो ये भी पढ़ाया है, तो फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दो। देशाटन का मतलब होता है अटन, देश धन अटन से बना है, देश में अटन, देशाटन है तो देश में अटन कर रहे हो। अटन का मतलब होता है बेटा घूमना, तो आप लोग जब इंडिया टूर करते हो, विजिट करते हो, तो कहाँ घूम रहे हो, देश में घूम रहे हो तो देशाटन, और विदेशाटन कर रहे हो इसका मतलब विदेश में घूम रहे हो, तो मैं विभक्ति किस में आएगी, तो ये भी मैं आंसर मैं ही दे देता हूं क्योंकि आंसर तुमसे तो आने से रहा नहीं। चलो इस प्रश्न का आंसर आई होप सो कि आप लोगों से मिल जाए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, आई थिंक सो कि आप आंसर अच्छे से दे दोगे। बेहद सरल प्रश्न है, 26वां प्रश्न इस श्रृंखला का सबसे सरल प्रश्न है, तो मुझे लगता है आंसर भी सबसे सरल होगा बिल्कुल। पुस्तक में आप देखोगे तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आम जातिवाचक संज्ञा है, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना है, और प्रभुत्व भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ध्यान रखना आप, जो और कौन में नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम में वह शब्द का प्रयोग लिया जाता है। किसका लिया जाता है दोस्तों, यह और वह शब्द का प्रयोग लिया जाता है। 28वां प्रश्न, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, प्राणियों के नाम, ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी पशु पक्षी जीव सभी के नाम जातिवाचक होते हैं, केवल हम लोगों के नाम छोड़कर, क्योंकि हम ही सब कुछ बनाते हैं, इसलिए हमने अपना नाम जो है वो व्यक्तिवाचक में डाल रखा है। पशु पक्षियों के सबके नाम जातिवाचक होंगे, लेकिन व्यक्ति को छोड़कर अगर व्यक्ति का नाम आ गया तो फिर समझ लो कि वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम, जैसे मैंने कहा नीतू, तो नीतू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भले मैं कितनी नीतू के बारे में बात करूं, लेकिन अलग से अगर शब्द लिखा होगा, मान के चलो अलग से शब्द लिखा है नेहा, अलग से शब्द लिखा है सपना, अलग से शब्द लिखा है, किसी का नाम प्रेम है तो प्रेम लिखा है, किसी का नाम है सुंदर, किसी का नाम है क्या नाम है किसी का, समय, तो ध्यान रखना इनमें से कोई भी संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ध्यान रखना, कोई भी संज्ञा व्यक्तिवाचक मत लगा देना धोखे से भी, ध्यान रखना। इसमें से ये विशेषण है, ये शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, सपना भी भाववाचक, प्रेम भी भाववाचक और समय भी भाववाचक, ध्यान रखना। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसी नहीं हो जाती। हाँ मैंने ऐसे लिखा होता कि सपना खाना खा रही है, अब बताओ सपना कैसी संज्ञा है, सपना रो रही है, अब बताओ, ठीक है, तो इस प्रकार से। अगर वाक्य में ऐसे भी लिखा होगा मैंने रात को एक सपना देखा, तो वहां पर सपना क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये चीज समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, सिंहासन आरूढ़ शब्द में समास, सिंहासन से उतारने वाले को बोलते हैं सिंहासन से आरूढ़, सिंहासन पर आरूढ़ होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, में आएगा। सिंहा आरूढ़ माने होता है बैठाना, तो अगर किसी को आप सिंहासन पर बैठा रहे हो, सिंहासन पर आरूढ़ कर रहे हो, आरूढ़ का मतलब होता है बैठालना, सिंहासन के ऊपर बैठालना, और पर विभक्ति किसमें आती है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आती है दोस्तों। आखिरी प्रश्न श्रृंखला का, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि जल में, हालांकि तो बहुब्रीहि समास का, लेकिन समझ लो इस चीज को, उदाहरण नहीं है, तो ये कंट्रोवर्सी प्रश्न है, ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं कह दूंगा जल से जन्मा हो जाएगा, जल से जन्मा, खग का हो जाएगा, खा माने गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला हो जाता है, आकाश में गमन, पंकज, पंख से जन्मा, और जो पूर्ण है अंक, तो ध्यान रखना कि शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो मुझे लगता है जल से जन्मा होना चाहिए, जल में जन्मा नहीं होगा, तो यहां पर पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण और अंक होता है। नेहा में भाव क्यों है बताओ ना सर, नेहा का मतलब प्रेम, नेह से बना है नेहा, है ना, तो प्रेम होता है, नेह से बना है इसलिए प्रेम होता है, ध्यान रखना।
तो शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। पूर्णांक में क्या करोगे? पूर्ण है जो अंक, तो इसमें तो तत्पुरुष समास ही नहीं है। तीनों में तो तत्पुरुष समास है, अधिकरण हटा भी सकते हो, अधिकरण तो सब में नहीं आएगा। इसको हम जो है इसको आंसर लगाओ, पूर्णांक जो है वो पूर्ण है जो अंक, विशेषता बताई गई है अंक की, तो यहाँ पर नेह भाव होगा या नेहा तो व्यक्ति है। नेहा, ये तो ये भी हो सकता है मे बी। कहाँ लिखा है वो शब्द? नेहा, नेह करने वाली। हाँ नेह कर लो, इसको नेह हो जाएगा भाव, है ना, नेह कर लो। बाकी का ये हो गया। चलो, तो फाइनली आपके ये 30 प्रश्न हो चुके हैं। आई होप सो कि हाँ नेह होता है वो नेह शब्द होता है, नेहा नहीं। चलिए, आई थिंक सो कि आज की क्लास में तो बिल्कुल पसीने आगे होंगे, है ना। तो इस प्रकार के ही कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये वो लेवल है जो एसआई लेवल में आता है, ये लेवल है जो सेकंड ग्रेड ऑफिसर टीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके ओके, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।